हेलो गाइस। आज हम बात करते हैं स्टडी वीज़ा। अगर किसी ने लगाना है, कोई स्टडी करने अब्रोड जाना चाहता है, तो क्या प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करनी है। बहुत सारे केसेस आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा एकेडमिक ये स्कोर है, आइल्स का हमने ये कर रखा है, इतना बैंड्स हैं, और वो कहते हैं कि हमारा तो वीज़ा भी लग जाएगा, एडमिशन भी हो जाएगा। लेकिन वो अपनी फाइनेंशियल जो प्रोफाइल है, जो स्पॉन्सर्स का, जिन्होंने उसकी स्टडी को, उसकी ट्यूशन फीस को, प्लस उसका जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं, वो जो भी टोटल अमाउंट बनता है, टोटल जो फंड रिक्वायर्ड है, उसका जो स्पॉन्सर करने वाला है, उसका प्रोफाइल ही बेकार है। बेकार का मतलब कि उसका प्रोफाइल का जस्टिफिकेशन नहीं है हमारे पास। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये है कि वो सोचते हैं कि जैसे ही उनका एकेडमिक क्लियर हो गया, एकेडमिक प्रोफाइल उन्होंने रेडी कर लिया, और उसके बाद हम अपना फाइनेंशियल्स के लिए जो भी हमारे स्पॉन्सर पेरेंट्स या जो भी स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसके अकाउंट में एकदम से पैसा डाल देंगे और वहाँ जाके फी सबमिट कर देंगे। या हमने अगर ऑस्ट्रेलिया की फाइल लगानी है तो हम उसमें जीटी के लिए जो देना है, उसमें सारा जो फाइनेंशियल्स हैं वो अपने बना के दे देंगे, तो वो पास हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है गाइस, ये अपने दिमाग में बिठाओ। और जो भी पर्सन या जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं कि उन्होंने स्टडी करने के लिए अब्रॉड भेजना है अपने बच्चों को, तो उनके लिए ये वीडियो है, प्लस उन कैंडिडेट्स के लिए वीडियो है। इसको ध्यान से एंड तक समझना। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मोटे में सबसे पहले ये है कि आपने एकेडमिक प्रोफाइल से भी पहले अपना फाइनेंशियल प्रोफाइल जो आपके स्पॉन्सर्स का है, वो आप स्ट्रॉन्ग कीजिए या बनाइए। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका क्या है, जो पेरेंट्स हैं वो कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, और प्राइवेट जॉब क्या है कि उनको कैश में सैलरी मिल रही है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, या अगर कुछ बैंक में आ रही है, कुछ कैश में आ रही है, ठीक है, वो भी इतनी सफिशिएंट नहीं है कि हम उसमें, जब हम अप्लाई करते हैं आगे एम्बेसी के लिए फाइल्स अप्लाई करते हैं, या जैसे मान लिया ऑस्ट्रेलिया का केस है, जीटी के लिए अप्लाई करना है, या यूएस का केस है, तो उसमें आपका जो स्पॉन्सर्स है उसका जो फाइनेंशियल्स, उसका बैंक है, जो उसके बैंक की 3 to 6 मंथ्स की जो स्टेटमेंट्स लगनी है, उसमें इतना ट्रांजैक्शंस ही नहीं आ रही है, ठीक है। और सेकंड थिंग कि उसका ना बैंक में इतना फंड अवेलेबल है। थर्ड थिंग, ना उसने अपनी फाइनेंशियल एसेट्स को बना रखा है जिसका कोई प्रूफ है। तो ये सबसे पहले आपने ये स्ट्रॉन्ग करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपने कैसे स्ट्रॉन्ग करना है अपने स्पॉन्सर्स के फाइनेंशियल प्रोफाइल को। तो सबसे पहले तो नोट कर लो कि आपका जो भी स्पॉन्सर है, चाहे आपके फादर मदर हैं या को स्पॉन्सर्स भी ऐड करने हैं, उनको कहिए कि अपना जो सेविंग्स अकाउंट में बैंक की ट्रांजैक्शंस हैं वो अपनी हेल्दी कर लें। मंथली बेसिस पे उसमें इन आउट होना शुरू हो जाए, चाहे वो आपकी सैलरी से आपकी इनकम आ रही है, वो सैलरी उस अकाउंट में है जो आपने अकाउंट शो करना है, या अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं, जो आपका स्पॉन्सर है वो बिजनेस भी कर रहा है, तो वो करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शंस होती है बिजनेस की। बट जो भी उनकी नेट इनकम, जो उनके जीएसटी वगैरह का जो सारा बिजनेस है, उसमें जो नेट इनकम बच रही है, जो आईटीआर में शो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मंथली बेसिस पे अपने सेविंग्स अकाउंट में ट्रांजैक्शंस दिखाना वो शुरू कर दें, राइट। हमें जब प्रोफाइल लगाना होता है, आपका एप्लीकेशन लगानी होती है, हमारे को 3 to 6 मंथ्स का रिकरिंग टाइप में हमारे को स्टेटमेंट में दिखाना होता है, ठीक है। तो उसके लिए अपने बैंक को स्ट्रॉन्ग करना है अपना। सबसे पहला काम तो ये हो गया। अब इसमें कोई कहता है कि नहीं, मेरे तो जो पेरेंट्स हैं उनके पास तो एग्रीकल्चर की इनकम आ रही है, तो उसमें कैसे दिखाएं। लिमिट के अकाउंट है जी, लिमिट में आ रही है, तो उसमें कैसे दिखाएंगे। तो उसमें भी यही है फ्रेंड्स कि उसमें अपना जो अकाउंट हमने दिखाना है, उसकी जस्टिफिकेशन दिखानी है, उसमें अपनी पेरेंट्स की ट्रांजैक्शंस करो, ज़्यादा से ज़्यादा करो, ठीक है। तो पहला चीज़ हो गया कि आपने बैंक्स की ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करना है, आपने इन आउट उसमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है, एज पर योर आईटीआर जस्टिफिकेशन भी हो जाए। सेकेंड थिंग आपने क्या करनी है कि उस बैंक में कुछ पैसा होल्ड करना जरूर शुरू करो। बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, उनकी सैलरी आ रही है या बिजनेस से इनकम आ रही है, उन्होंने एक बार ठीक है ट्रांजैक्शन में डाल दिया,
लेकिन उसमें पैसा ना होल्ड ही नहीं कर रहे। वो क्या करते हैं, मान लिया 50,000 डाले या 70,000 डाले, वो नेक्स्ट डे ही सारे निकाल लिए, एक मिनिमम बैलेंस छोड़ के 1,000-2,000 रुपये का वो सारा निकाल लिया। बट ऐसा ना कीजिए गाइस, उसमें कुछ पैसा मेंटेन कीजिए, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 उसमें मेंटेन करके चलिए, ताकि आपका एक बैलेंस मेंटेन रहे। राइट, 2 बातें हो गई। तीसरी बात, आपका जो भी बैंक में जो ट्रांजैक्शन होने के बाद आपने जो फंड्स को रोका हुआ है, प्लस इसके साथ साथ आप कुछ फाइनेंशियल एसेट्स में अपनी इन्वेस्टमेंट कराइए अपने स्पॉन्सर की। ये स्पॉन्सर्स के लिए भी है कि पेरेंट्स अपनी इन्वेस्टमेंट करें फाइनेंशियल एसेट्स में। लाइक आपने एफडीज कर दी, फिक्स डिपॉजिट्स कर दिए, उसमें आप पैसा अपना रिजर्व रखो। आपने पीपीएफ अकाउंट में खोल के उसमें पैसा रिजर्व रखा हुआ है। आपने कोई रेकरिंग डिपॉजिट की कोई स्कीम ले रखी है, उसमें पैसा आप रिजर्व कर रहे हो। ठीक है, आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, ये भी आपकी फाइनेंशियल एसेट है, उसकी एक मैच्योरिटी वैल्यू है, जिसकी की करंट डेट की वैल्यूएशन भी सीए की रिपोर्ट में लग के हम उनको दिखा सकते हैं कि ये हमारी एसेट्स पड़ी हैं, तो आप उसको मेंटेन कीजिए। ठीक है, तो आपने अपनी फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट दिखानी है, आपने करनी है, अपना प्रोफाइल बनाना है। ठीक है, तो 3 चीजें हो गई। चौथी बात, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपने कोई एसेट दिखानी है, प्रॉपर्टी की एसेट, प्रॉपर्टी में कोई लैंड भी हो सकती है। ठीक है, कोई विदाउट कोई हाउसिंग वाली कोई लैंड पड़ी हुई है जिस पर कुछ नहीं बना हुआ, या आपकी कोई फार्म लैंड, एग्रीकल्चर लैंड पड़ी हुई है, तो आपने उस लैंड के जो पेपर हैं वो अपने पूरे बनवाइए, जो भी स्पॉन्सर जिसने करना है उसके नाम पर हो, रजिस्टर्ड हो, जो भी उनका इंतकाल वगैरह चढ़वाना है वो उनके नाम पे चढ़ा हो, वो शो हो रहा हो। ठीक है, तो ऐसे ही जो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लैंड है उसके भी पेपर आपके पूरे होने चाहिए, फर्द वगैरह में सारा कुछ उसमें आना चाहिए कि उस पर्सन के नाम से वो ज़मीन पड़ी है। ठीक, इसके अलावा आपकी कोई हाउस बना हुआ है या आपने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी बना के कोई रेंट पे दे रखी है, या रेंट पे नहीं भी दी हुई बट आपकी प्रॉपर्टी पड़ी है, तो उसके भी पेपर बनाइए आप। क्यों, उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट हमने लगानी है आगे, जिससे कि फाइनेंशियल प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। राइट, तो यहाँ तक होगी, 4 बातें हो गई। 5वीं बात, आपकी जो इनकम आ रही है, आप चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे एग्रीकल्चर बिजनेस में है, आपकी जो भी इनकम्स आ रही हैं, इसके अलावा जो जो भी इनकम का स्कोप है, ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग हैं उन्होंने क्या कर रखा होता है, अपनी प्रॉपर्टीज बना के रेंट आउट की होती हैं, तो रेंट जो आ रही हैं उसका एग्रीमेंट रखिए, आप एग्रीमेंट बना के रखिए, उसमें मेंशन हो कि इतना रेंट आप ले रहे हो। ठीक है, सेकंड थिंग, कोशिश ये करो कि वो रेंटल इनकम जो आ रही है वो आपके उसी बैंक में आए जिसको हमने शो करना है, आपकी ट्रांजैक्शंस में आए, और उस रेंटल इनकम को आप अपनी आईटीआर में भी शो करो कि ये हमारी इनकम यहाँ से आ रही है। ठीक है, ये आपका जो अकाउंटेंट या सीए जो भी आप जिससे भी आप आईटीआर भरवाते हो उसके सामने उसको बताओ कि हमारी ये जो मेन इनकम है हमारी जॉब या बिजनेस से आ रही है, इसके अलावा हमारे कुछ फाइनेंशियल एसेट्स है उससे भी हमारे को इनकम आ रही है, चाहे आपकी एफडी से इनकम आ रही है, चाहे आपकी रेंटल इनकम आ रही है, या और कोई म्यूचुअल फंड्स वगैरह में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है उससे इनकम आ रही है, तो उसकी सारी स्टेटमेंट दो उसको, ताकि वो आपकी आईटीआर में वो शो कर सके। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, आपने ये 5-6 स्टेप्स कर लिए, उसके बाद आपने अपना जो भी फाइनेंशियल्स का जो सिस्टम बन गया, और ये नहीं है कि आपने एक ही महीना बना लेना है कि हाँ हमने अपने बच्चे की वीज़ा की भी फाइलिंग लगानी है, हमने कॉलेज में एप्लीकेशन लगानी है तो उसके 1 महीना पहले शुरू करते हैं। नो फ्रेंड्स, जब हमने 3 to 6 मंथ्स की दिखानी है ना, तो आप पहले से ही प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। अब मैं पहले से ही प्रिपरेशन करने का मैं बेनिफिट भी बता रहा हूँ कि एक तो चलो हमने ये एप्लीकेशन लगानी है तो उसमें सारा कुछ दिखाना ही है। सेकेंड थिंग, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं उनके पास 20-30 लाख रुपए एकदम से अरेंज नहीं हो पाते, तो वो किसकी हेल्प लेते हैं, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, बैंक्स की हेल्प लेते हैं कि उनका एजुकेशन लोन हो जाए उनके बच्चे का। तो या दूसरा वो करते हैं कि अपना कोई पर्सनल लोन ले लेते हैं या कुछ और तरह का लोन ले लेते हैं,
तो उसमें भी आपका अगर फाइनेंशियल प्रोफाइल सही है, बना हुआ है, तो आपको बैंक भी मना नहीं करेगा लोन देने से, अगर आपने अपने बेसिस पे भी लेना है तो ये आपके लिए ज़रूरी है। बच्चों को स्टडी कराना है तो अपना प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग रखें, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि आपने रिटर्न्स जो भरनी है, इनकम टैक्स की रिटर्न्स, या आपका जो एम्प्लॉयर है वो फॉर्म 16 अगर दे रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उनका फॉर्म 16 मिल रहा है, वो आप मेंटेन करके रखें, ठीक है। अगर आपका प्राइवेट जॉब आप कर रहे हो तो उसमें इनकम टैक्स में जो आपने दिखाना है कि मेरी इतनी इनकम हो रही है, तो वो इनकम के प्रूफ्स भी आप इकट्ठे कीजिए। लाइक अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो उसमें अपने एम्प्लॉयर से सैलरी स्लिप्स आप ले सकते हो, ठीक है, एविडेंस ले सकते हो। सेकेंड थिंग, आप जो सैलरी है वो अपने बैंक अकाउंट में ही डलवाएं, जिससे कि ट्रांजैक्शंस वहाँ से भी घूमेंगी, ठीक है। तो विद प्रूफ्स के साथ चलना चाहिए। वहाँ पर जो एप्लीकेशंस लग रही हैं या जो भी लगेंगी इन फ्यूचर आपके बच्चे की, उसमें आपके पेपर्स ने बोलना है, आपने पर्सनली नहीं बोलना है कि आपने कह दिया कि 5 लाख मैं कमा रहा हूँ 1 महीने का, नहीं। अगर आपके पेपर जस्टिफाई कर रहे हैं तो ही उसको माना जाएगा कि यस यू आर अर्निंग 5 lakhs पर मंथ और नॉट। तो आपने पेपर्स में लेके आनी है, ट्रांजैक्शंस में लेके आनी है हर एक चीज़, ठीक है। तो आपने अपना जो भी इनकम आ रही है उसको बैंक में लेके आइए, उसके प्रूफ रखिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी ITR भरिए, इनकम टैक्स रिटर्न भरिए और उसका एक्नॉलेजमेंट लीजिए। और जो भी इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं तो उसका प्रॉपर, उसका जो कैलकुलेशंस हैं कि कहाँ कहाँ से इनकम आ रही है, कैसे कैसे आ रही है, ठीक है, उसका भी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। जब आपने फाइलिंग करनी है हमने, तो वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आपने क्या करना है फाइनेंशियल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? इसके अलावा क्या है, जब हम फाइलिंग करते हैं बच्चों की, तो उसमें ये आपका फाइनेंशियल सारा देख लिया, रिटर्न वगैरह का देख लिया, फाइनेंशियल एसेट्स भी आपकी देख ली, ठीक है। उसके बाद हम CA रिपोर्ट बनवा लेते हैं। तो CA रिपोर्ट में आपका पूरी वेल्थ की एक रिपोर्ट आ जाती है कि आपकी टोटल वेल्थ कितनी है। ये ज़रूरत क्यों पड़ती है, आपने फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस भर दी, सपोज कहीं पे अपना लिविंग एक्सपेंसेस का भी फंड शो कर दिया, बट आपने नेक्स्ट ईयर की या 2 साल की अगर डिग्री जा रहा है तो नेक्स्ट ईयर की, अगर 3 साल की जा नेक्स्ट 2 ईयर्स की आपको जो भी एक्सपेंसेस हैं, चाहे ट्यूशन फीस है चाहे लिविंग एक्सपेंसेस है, तो उसका जस्टिफाई करना होता है। तो उसकी जस्टिफिकेशन के लिए वेल्थ रिपोर्ट में सारी चीज़ें ये ऐड हो जाती हैं। CA रिपोर्ट बना देता है, आपकी टोटल वेल्थ क्या है, उसमें फाइनेंशियल एसेट्स क्या हैं, आपका करंट में बैंक बैलेंस कितना है, या कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आपने अगर इन्वेस्टमेंट की है वो क्या है, आपके नाम की प्रॉपर्टी वगैरह जो भी फाइनेंशियल एसेट्स में है उसकी डिटेल आ जाएगी उसमें, वैल्यूएशन वगैरह की। इसके अलावा आपके नाम कोई गाड़ी है, आपने अपने नाम से कोई गाड़ियाँ हैं, तो वो गाड़ियों की डिटेल आ जाएगी, उसकी जो भी उसकी वैल्यूएशन होगी वो उसमें वेल्थ में ऐड हो जाएगी। आपके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो आ जाएगी, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें ऐड ऑन हो जाएंगी। और इसके साथ साथ आपकी गोल्ड की जो वैल्यूएशन है वो भी उसमें आ जाएगी, ये एक CA की रिपोर्ट लग जाएगी, जिससे कि हम जस्टिफिकेशन दे पाएंगे अलॉन्ग विद योर ITRs, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट, ये सारी उसके साथ ये CA की रिपोर्ट भी चली जाएगी। तो इसके लिए आपने फाइनेंशियल प्रोफाइल को पहले से ही अपना बनाना शुरू करो, उसको मेंटेन करो एंड ट्राई टू मेक इट स्ट्रॉन्गर एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। आपने कोई उसमें ये नहीं करना है कि हाँ चलो ठीक है जी पहले एकेडमिक का देखते हैं फिर देखेंगे, पहले ही फाइनेंशियल वाला करो। क्योंकि अभी जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जितने भी कंसल्टेंट्स के पास जो क्लाइंट्स जा रहे हैं ना, मैक्सिमम इश्यूज यही है कि उसका फाइनेंशियल प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं है उसके स्पॉन्सर का, जिसकी वजह से आपने सुना भी होगा, यूट्यूब पे वीडियोस चल रही हैं, न्यूज़ में चल रहा है कि बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट्स भी लगा रहे हैं, ठीक है। तो फेक डॉक्यूमेंट्स बाद में पकड़े जाते हैं, प्रॉब्लम होती है। तो वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े इसलिए अपना जेन्युइन प्रोफाइल मेंटेन करो, राइट। अगर आपके पास अभी फंड्स की कमी भी है, आपने कहीं से अरेंज करने हैं, वो अरेंज करके अपने प्रोफाइल को मेंटेन करो, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है एकेडमिक। एकेडमिक किसको करना है, एकेडमिक प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना है कैंडिडेट ने।
तो अगर किसी कैंडिडेट के पेरेंट्स ये चाह रहे हैं कि हम अपने बच्चे को फर्दर स्टडीज़ के लिए स्टडी वीज़ा के ऊपर अब्रॉड भेजेंगे, तो कौन सी कंट्री में भेजना चाहते हैं, किस कोर्स को करना चाहते हैं, राइट, जिससे कि उनका बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो, तो ये सब पहले ही आप अपना जजमेंट लगाना शुरू कर दें अपने बच्चे के लिए, और बच्चा भी जजमेंट लगाना शुरू कर दे कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है और क्या करना चाहता है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग अपना एकेडमिक प्रोफाइल को मेंटेन करना शुरू कर दे। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले 2-3 पेरेंट्स के कॉल आए और आई वॉज वेरी हैप्पी कि वो अपने बच्चों के लिए इतना कंसर्न है। अभी उनका बच्चा कोई 11th में एडमिशन होगा या कोई 12th में एडमिशन लेके वो क्लासेस ज्वाइन करी है उसने, वो पेरेंट्स इतने विजिलेंट हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर हमने बच्चे को बाहर भेजना है, कौन सी कंट्री भेजें, उसका एकेडमिक अभी ये है, आगे कौन सा कोर्स कराएं जिससे कि उसको उसी लाइन की आगे जॉब मिल जाए, अच्छा ब्राइट फ्यूचर हो जाए। तो ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ना, तो ये आप डिस्कशन पहले ही रखना शुरू कीजिए। आप अपने किसी कंसल्टेंट से या आप यूट्यूब पर या गूगल करके आप नॉलेज गैदर कीजिए। डिजिटली बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, आप उसको देख सकते हैं, कॉलेजेस वगैरह को स्टडी कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ को स्टडी कर सकते हैं, कोर्स को स्टडी कर सकते हैं, कोर्स करने के बाद जो जॉब के ट्रेंड्स हैं उसको स्टडी कर सकते हैं। तो ये आप करना शुरू कीजिए, ये कैंडिडेट भी करें, उसके पेरेंट्स भी करें। अगर कोई प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा, तो वो किसी कंसल्टेंट के पास जाकर, मेरे पास भी आकर बात कर सकते हैं, फ़ोन पर बात कर सकते हैं, एक मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट करके मीटिंग का टाइमिंग्स फाइनल कर सकते हैं, हम भी उसको गाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए, राइट। तो एकेडमिक का पहले तो हम ये देख लें कि हमारा अभी जजमेंट लगाए कि हमारा कहाँ पे हम बेस हमारा है अभी, और अगर हमने इस कंट्री में जाना है, कोई टारगेटेड कंट्री है, टारगेटेड आपका कोई यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है, टारगेटेड आपका कोई कोर्स है, तो उसके लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए आपको अपना एकेडमिक प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करना है वाइल यू आर स्टडिंग इन इंडिया। ठीक है, पहले से ही आप स्ट्रॉन्ग कर लो, ये नहीं कि आपने 12th करी, आपने देख लिया कि 60% ही बना है या 55 बना है, तो बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बेटर ये है कि आप जब स्टडी कर रहे हैं, आपने मन बनाया हुआ है, आपके पेरेंट्स ने कि बाहर जाना है, तो आप पहले से ही जजमेंट लगाकर अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेहनत करें, यहीं पर मेहनत करना शुरू करें। ठीक है, ऐसे बैचलर्स डिग्री वाले हैं, ड्यूरिंग देयर बैचलर डिग्रीज, तो वो उसमें मेंटेन करना शुरू करेंगे, हमने इतना एकेडमिक स्कोर करना है अपना, ताकि आपके चांसेस भी बढ़ सकें। आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस जो हैं वो स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन आपकी एलिजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए उस क्राइटेरिया के लिए। उसके लिए आपका एकेडमिक भी स्ट्रॉन्ग चाहिए, और आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसके अंदर भी बहुत अच्छा स्कोर होना चाहिए, राइट। तो एकेडमिक स्ट्रॉन्ग करोगे अपना, एकेडमिक स्ट्रॉन्ग करने के बाद इसके साथ साथ आपने जो इंग्लिश लैंग्वेज की एलिजिबिलिटी का जो टेस्ट प्रिपरेशन करनी है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि कनाडा में जो स्टडीज़ वीज़ा अप्लाई होता है एम्बेसी में, वो 2 तरह की कैटेगरीज हैं। एक तो है SDS कैटेगरी, एक है नॉन SDS कैटेगरी। अब SDS में क्या है, उन्होंने कह रखा है कि अभी जो फिलहाल जो गाइडलाइंस है, अगर आपका IELTS का स्कोर है 6 बैंड्स ईच, ठीक है, चारों मॉड्यूल्स में, तो आप एलिजिबल हैं SDS एंट्री के लिए। लेकिन अगर आपका किसी भी जो आपका स्कोर 6 से कम है, चाहे आपका स्पीकिंग में, राइटिंग में, रीडिंग में, लिसनिंग में, तो आप SDS के लिए एलिजिबल नहीं है। सेकेंड थिंग, अगर आपने IELTS ना करके PT करा है या TOEFL किया है, उस केस में भी आप SDS कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं है कनाडा के लिए। और अगर मैं बात करूं कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो ये सोच लेते हैं कि यस हम PT ही कर लेते हैं, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है, इसमें हम अच्छा स्कोर ले लेते हैं, तो PT का भी एक डबल बेनिफिट मिल जाएगा कि हम ऑस्ट्रेलिया भी जा पाएंगे और कनाडा जाना होगा तो कनाडा में नॉन SDS में चले जाएंगे। तो ये चीज़ का क्लैरिटी रखनी है आपने कि आपने कौन सी कंट्री में जाना है। अगर कनाडा जाना है तो IELTS ही करें, बेशक आप 3 महीने 4 महीने बाद टेस्ट देने जा रहे हैं जिसमें कि आपको लग रहा है कि आपका इतना स्कोर नहीं आ सकता, तो आप ये कोशिश करें कि आप उसमें 2 महीना और देना पड़ जाए, आपकी प्रिपरेशंस में आप दीजिए,
लेकिन आप आइल्स का ही स्कोर अचीव करें। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया का भी ऑप्शन रखना है या आपको लगता है कि पीटी, भाई मैंने तो इस वाले इंटेक में ही जो अभी आ रहा है तो उस वाले इंटेक में लेना है तो मैं पीटी ही करता हूँ, पीटी में स्कोर ले लेता हूँ। तो पीटी में अगर स्कोर लेके जो आपका अगर रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, वो स्कोर लेने के बाद अगर आप कहते हो कि मैंने कनाडा जाना है, तो कनाडा के लिए फ्रेंड्स आपका नॉन एसडीएस कैटेगरी में ही आपकी फाइल अप्लाई होगी, राइट। तो ये अपने दिमाग पर बिठा कर चलना। तो और एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये डाउट है कि एसडीएस कैटेगरी में ना ज़्यादा जो रेशो आता है वीज़ा सक्सेस का एज कम्पेयर टू नॉन एसडीएस। ठीक है, आता है, जो भी डेटा है उसके हिसाब से आता है, बट ऐसा नहीं है कि नॉन एसडीएस में अगर आप अप्लाई करोगे तो उसमें आपका सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस ना मिलने का जो रीज़न है उसमें ये है कि नॉन एसडीएस कैटेगरी में, जैसे कि हम ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टडी वीज़ा जब अप्लाई करते हैं, हमारे को फाइनेंशियल प्रोफाइल है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में, जस्टिफाइड वे में आगे प्रेजेंट करना पड़ता है। ऐसे ही नॉन एसडीएस कैटेगरी में कनाडा की जब फाइल लगाते हैं तो हमें फाइनेंशियल प्रोफाइल जस्टिफाइड वे में वहाँ प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, तो वहाँ पर सक्सेस मिलती है। अगर वहाँ पर जस्टिफिकेशन आपकी नहीं है, इन दैट केस यू विल बी गेटिंग योर रिफ्यूजल्स फॉर एप्लीकेशंस। ये क्लियर है, ठीक है। इसलिए बहुत सारे कंसल्टेंट्स भी और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी अभी अवेयर हो रहे हैं धीरे धीरे कि वो कहते हैं कि हमने एसडीएस में लेना है तो आईएएस का स्कोर अचीव कर लेते हैं। तो ये आपने प्रिपरेशंस रखनी है, ठीक है। ये माइंड में क्लैरिटी रखिए कि आपने आईएएस चूज़ करना है या पीटी चूज़ करना है। और अगर पीटी चूज़ किया, ऑस्ट्रेलिया ना जाके आप अगर कनाडा की बात कर रहे हैं तो कनाडा के लिए आपका नॉन एसडीएस में ही फाइल लगेगी। बट उसके लिए अगर आपने फाइनेंशियल प्रोफाइल अपना स्पॉन्सर का स्ट्रॉन्ग कर रखा है तो कोई इशू नहीं है, आपकी सक्सेस मिलेगी वीज़ा में। उसके बाद फ्रेंड्स बात आती है, थर्ड मेजर पॉइंट है जो वर्क एंड गैप जस्टिफिकेशन प्रोफाइल। अब क्या होता है कि बैचलर्स डिग्री करने के बाद इंडिया में हम मास्टर्स डिग्री करने के लिए अब्रॉड जाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का 2-3-4 साल का गैप आ गया। तो वो गैप जो आ गया उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। या कोई 2-3 साल यहाँ जॉब कर रहा था और उसके बाद उसने कहा कि नहीं, मैं फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर जाता हूँ, मैं कुछ और अपनी जो ब्रेन है उसको और ब्रॉडन करना चाहता हूँ, नॉलेज लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो बाहर जाना चाहता है, तो उसको भी इज इन बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ गैप वो कोई वर्क कर रहा था, तो उसके पास वर्क जो प्रोफाइल है उसकी प्रॉपर जस्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करो, रेडी रखो अपने पास। अगर आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में उसके पेपर आप अपने पास रखो। लाइक अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप अपना एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर लेटर लो, ज्वाइनिंग लेटर लो, उसमें जो भी सैलरीज आपकी जो आ रही हैं वो अकाउंट में डलवाओ, उनकी सैलरी स्लिप्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये, और किस से किस ड्यूरेशन तक काम कर रहे हो, प्रॉपर वे में आप उसके डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करो अपने पास, ठीक है। क्योंकि जब आपकी एप्लीकेशन लगेगी तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जाएंगे। सेकेंड थिंग कि आप अगर अपना कोई बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस का प्रोफाइल का पूरा आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास जो भी आपने फर्म क्रिएट कर रखी है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है या कुछ भी है, उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पूरा प्रोफाइल होना चाहिए फर्म का। उसके बाद उसका कोई लेटर हेड वगैरह है, कोई सेल बिल, परचेज बिल वगैरह कोई कट के आ रहा है वो होना चाहिए। अगर वो आपने जीएसटी के दायरे में आपने कोई बिजनेस किया है, जीएसटी नंबर है आपके पास, वो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। इसके अलावा कोई और प्रूफ होने चाहिए आपकी फर्म के, जैसे कि एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन या उद्योग उद्यम का कोई रजिस्ट्रेशन है वो होना चाहिए आपका, राइट। उसके बाद आपका कोई फर्म का बिजनेस कार्ड जो बना हुआ है, विजिटिंग कार्ड जो है वो होना चाहिए आपके पास। तो ये सारी जस्टिफिकेशंस हैं। आपकी बिजनेस की बैलेंस शीट्स हैं, आप 2-3 साल से बिजनेस कर रहे हो, आपने जस्टिफिकेशन देनी है, उनकी बैलेंस शीट जो है वो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो आप आईटीआर भर रहे हो, आप अपने बिजनेस की अगर भर रहे हो तो आईटीआर 4 में जाकर आपका बिजनेस के अकॉर्डिंग जो आपका नेट प्रॉफिट है उसके हिसाब से आप इनकम टैक्स भर रहे हो, रिटर्न्स भर रहे हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी है, अपने प्रोफाइल को बनाकर रखना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें फ्रेंड्स अगर आपने मेंटेन कर ली, एडवांस में करके चले हो,
तो आप अपनी ये कह सकते हो कि आपके वीज़ा एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे हैं वो लोग कहते हैं कि जी हमारा जी फाइनेंशियल प्रोफाइल तो है नहीं है, आप देख लो सर आप क्या करवा सकते हो। ठीक है, मेरे पास नहीं जाते होंगे वो दूसरे 10 कंसल्टेंट्स के पास भी जाते होंगे, वो 10 कंसल्टेंट्स भी उनको कुछ ना कुछ कह रहे होंगे, है ना। तो उसमें कुछ एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा भी लग सकते हैं आपके फाइनेंशियल प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए। तो इट्स बेटर कि आप एडवांस में आप अपनी चीज़ों को सही रखें। जब हमें पता है कि हमने ये टारगेट को अचीव करना है, उसके लिए ये करना पड़ेगा, तो आप एडवांस में कीजिए और अपनी सेल्फ असेसमेंट रेगुलर बेसिस पे करते रहिए। सेल्फ असेसमेंट इन तीनों जो मेजर पॉइंट है कि फाइनेंशियल प्रोफाइल जो है वो कहाँ पर आप स्टैंड कर रहा है, इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या ये जस्टिफाइड होगा कि जब मैं वीज़ा फाइलिंग करवाऊंगा अपनी, राइट, या मैं किसी कॉलेज में अप्लाई करूंगा तो उसमें अगर ये सारा जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है तो ये उसको एलिजिबिलिटी को कंप्लीट कवर कर पाएगा क्या नहीं। ऐसे ही आपका एकेडमिक को असेसमेंट रेगुलर बेसिस पे करते रहो। ऐसे ही आपका जो वर्क वाला हो रहा है कि यस आपका वर्क जो है आप उसको जो प्रोफाइल है आपका जो उसकी जस्टिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं क्या नहीं है, उसमें अगर कमी है तो वो कैसे पूरा करना है, राइट फ्रेंड्स। तो ये था कि आपने एडवांस में अपना प्रोफाइल्स को कैसे मेंटेन करके रखना है ताकि आपका स्टडी वीज़ा जब फाइलिंग हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको सक्सेस मिले, राइट। तो आई होप कि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा आप सब लोगों के लिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जो भी कोई नीडी पीपल हैं इसको देख सके, अंडरस्टैंड कर सके। अगर आपका कोई माइंड में डाउट है, कुछ जानना चाहते हो तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप गाइडेंस ले सकते हो। इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। नमस्ते।